So guys, a very good evening to all of you. This is Vikas, your faculty for GK and GS, and I hope आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे. लाइक आप सभी लोगों को पता है आज से हम जो बेसिक हमारा करंट बेस्ड स्टैटिक है उसकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं. और जैसे मैंने आपको बताया होलिस्टिकली 2021 में जो भी करंट इवेंट न्यूज में थे इन क्लासेस में हम सारी न्यूज कवर अप करेंगे, प्लस उनसे बेस्ड आपका जो भी स्टैटिक है, जितना भी हम स्टैटिक अलग अलग सब्जेक्ट से, वेदर इट इज रिलेटेड टू पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कोई स्कीम हो, तो जो भी एक न्यूज में है उससे रिलेटेड जितना भी हम करंट ड्राइव कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे. स्टैटिक ड्राइव कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका मैं आपको स्टैटिक बताऊं. और अब ये पॉइंट है, लाइक आप सभी लोगों को ये ब्लैंक काइंड पीडीएफ मिल जाएगी, तो इट्स अप टू यू कि आप इसको प्रिंट आउट लेके ऑफलाइन आप इसके नोट्स बनाएं या ऑनलाइन भी डिजिटली भी आप नोट्स बना सकते हैं. तो एक बेसिक न्यूज होगी और उस पर आप बहुत सारा स्टैटिक का वैल्यू एडिशन करेंगे. नाउ पॉइंट इज दैट कि ये जितनी भी शीट्स है ना, इनको अब एक बार पढ़ने के बाद है ना डेली आपको रिवाइज करना है. ऐसा नहीं है कि आज मैंने क्लास ली, लाइक कि अभी हम नेशनल कवर करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 क्लासेस में नेशनल खत्म हो जाएगा. तो एक बार नेशनल खत्म होने के बाद आपको जस्ट इसको डेली 5 मिनट देना. डेली 5 मिनट इज मोर देन एफिशिएंट. उसके बाद ऐसे ही हम इकोनॉमिक्स करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे, करंट बेस्ड स्टैटिक. डेली जस्ट आपको 5 मिनट देने हैं. एंड आफ्टर अ डे ऑफ लाइक जैन के बाद या 10 फरवरी तक आते आते फेब तक आते आते ये ऑलमोस्ट आपका पूरा हो गया होगा. और उसके बाद जस्ट आपको डेली रिवाइज करना है, क्योंकि आपने इतनी बार इसको देखा होगा, एक मेंटल इमेज बन जाएगी और आपको लास्ट मोमेंट में आप बीटअप नहीं होंगे, कोई भी नर्वसनेस नहीं आएगी और स्मूथली आप अच्छे से सारे फैक्ट्स को मेमोराइज कर पाएंगे. सो अब तक हमने जो भी पढ़ा था, स्टैटिक थे, सब्जेक्ट थे, डेफिनेटली हिस्ट्री अभी आपका चल रहा है वो कंटिन्यू होगा. हिस्ट्री की आई गेस एक क्लास और में होगा, उसमें टिल 1947 तक हो जाएगा आपका. तो इन क्लासेस को जो मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज इनको है ना ऐसे नहीं करना है कि आज पढ़ दिया तो 10 दिन के लिए छोड़ दिया. आज आपने जो भी पढ़ा डेली उसको 5 मिनट देखना है. मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, जस्ट एक बार पढ़ने पलट के देखना है कि ओके किस चीज के लिए न्यूज में था. इतना है, स्टार्ट करते हैं. अगर आप में से कुछ लोग कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो जस्ट 2 मिनट है बिफोर आई स्टार्ट क्लास. तो यू मे आस्क. सर आई हैड अ डाउट. या सर जो प्रताप सर मंथली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और जो हम ये क्लासेस लेंगे, व्हाट्स द डिफरेंस दोनों में? सी वहां पे है ना, जब भी हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं तो करंट अफेयर्स की अपनी यूटिलिटी डिफरेंट है. लाइक कि टेस्ट नेट में कैसे पूछा जा रहा है, जस्ट एक एमसीक्यू बन के आ रहा है, उस एमसीक्यू में एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए. बट सेम अगर इशू को आपसे ग्रुप डिस्कशन में पूछा जा रहा है या इंटरव्यू में पूछा जा रहा है या आपसे कुछ 200 वर्ड का लिखाने के लिए बोल रहा है, देन यू नीड अ एनालिटिकल अप्रोच. तो यहाँ पे ये जो करंट बेस्ड स्टैटिक है इसमें टोटली हमारा फोकस टेस्ट नेट होगा और यहाँ पे मेन हमारा एम्फेसिस होगा कि वो जो एमसीक्यू आते हैं उन एमसीक्यू को मार्क करें. बट यस, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको 100% जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दूं. यस, 20% 30% एनालिसिस इज आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दीज क्लासेस. बट यहाँ पे एनालिसिस कम होगा, एक इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी. वहां पे अगर आप देखते हो ना तो होलिस्टिकली एक न्यूज़ को हम कवर कर रहा है. ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू. ठीक है ना. ये आपने देखा भी होगा. हालांकि मैं तो कितना भी फैक्चुअल बोल लूं, मैं फिर भी थोड़ा एनालिटिकल हो ही जाता हूं. बट यहाँ पे ये बिल्कुल आपका एक पिन पॉइंट अप्रोच है. इट्स काइंड की यहाँ पे आपके पॉइंटर्स बनवाए जा रहे हैं. मतलब आपकी इतनी स्पून फीड हो गई है कि आराम से चिल मार के बैठे रहो. यहाँ पे ये पॉइंटर्स भी हम ही आपके बना के देते हैं. तो इट्स काइंड ऑफ ये उस तरीके से है. ठीक है. नेशनल अफेयर्स का जो भी कंटेंट, इज इट इन लाइक अ पीडीएफ और समथिंग? ये एक पीडीएफ है. सॉरी, एक पीडीएफ है. पीडीएफ ये मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा. प्रिंट आउट ले लेना. डिजिटल पढ़ना चाहते हो डिजिटल उसको ऐड कर देना. बट यू नीड फिर पेन पैड की जरूरत होगी एंड आई गेस बहुत सारे लोगों को पेन पैड नहीं होगा. एंड आज मैं भी इसको ट्राई कर रहा था कि मैं जो लिखूं क्लियरली थोड़ा लिखूं और वही मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दूं.
बट यार ये आईपैड में तो हो ही नहीं पा रहा है बिल्कुल, ये अलाउ ही नहीं कर रहा है मुझे कुछ भी एडिट करने के लिए। तो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने लैपटॉप से इसको ट्राई करके देखूंगा। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बट ये मेरे पे नहीं हो रहा है। अगर कोई आप में से कुछ सजेशन दे पाए तो वो वेल एंड गुड है। नाउ माय सजेशन इज दिस, ये मेरा सजेशन है कि नोट्स ऑफलाइन बनाए या ऑनलाइन बनाए। लाइक कि मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ और इसमें मैं एडिट भी कर रहा हूँ, तो उसको ऐसे ही रहने दें। ऐसे ही आप इसको 2-3 बार जैसे स्क्रॉल करके देख ले अपने लैपटॉप पे, फोन पे या टैब पे, या ऑनलाइन ऑफलाइन इसके प्रिंट आउट ले। सी मैं पूरा एक ऑफलाइन पर्सन था। मैं टेक्नोलॉजी बहुत डिजिटली पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट व्हाट इज रियलिटी कि भाई डिजिटली नोट्स पढ़ना इज 10 टाइम मोर इफिशिएंट देन ऑफलाइन उनका वेट लेके पढ़ना। क्लास के लास्ट तक आपका इतना बंच ऑफ नोट्स हो जाएगा, लेकिन डिजिटली है वो फाइल्स में, जैसे स्क्रॉल करते करते कब आप 30 पेज पढ़ लेते हो, 50 पेज पढ़ लेते हो, पता ही नहीं चलता। सो आई रिकमेंड कि आप डिजिटल बनाए, बट अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन, इट्स अप टू यू। जहां पे आपकी एफिशिएंसी आ रही है वहां पे कीजिए, बट यस इट इज अ प्रूवन फैक्ट कि डिजिटली पढ़ना इज मोर एफिशिएंट अगर ये नोट्स है तो। इनमें मैं एक काम कर सकता हूँ, आज की क्लास में तो मैं ले रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से आई विल डू सम जुगाड़ एंड तुमको कुछ बताओ तो बताना कि मैं जो भी वहां पे टाइप कर रहा हूँ वो सेव हो जाए, वो पीडीएफ में कन्वर्ट समहाउ हो जाए और उसी को मैं ग्रुप में शेयर कर दूं। लास्ट टाइम मैंने किया था बट वो टैब में नहीं हुआ था, आईपैड पे नहीं हुआ था, वो लैपटॉप पे था प्रॉपर। तो वो मैं कर दूंगा कि लाइक मैंने 15 न्यूज लिखी, एडिशनल इंफॉर्मेशन वही लिखी और वो मैंने अपडेट करके आपको ग्रुप में शेयर कर दी। तो सभी बच्चों के पास जो मैंने क्लास में लिखा हुआ है वही है। तो दैट्स आल्सो अनदर वे। और अगेन यहाँ पे मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। फॉर मी मुझे तो वो बहुत बेसिक लगती है, क्योंकि डेफिनेटली मैंने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार पढ़ाई हुई है। बट आप में से कुछ लोगों को शायद कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक लगे और कुछ लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत काम की लगी क्योंकि उन्होंने पहली बार सुना होगा। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपको लगता है यार ये तो मुझे पता है, इसको मैं नहीं भूलने वाला, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट इफ यू थिंक यस आई एम गोना टू फॉरगेट दिस पर्टिकुलर फैक्टर, दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, देन you may make note out of it. It's totally your choice, up to you. So I guess इतना 10-15 मिनट का ओरिएंटेशन बहुत है। Again, if you guys have any want to ask any question, you may ask. सर मुझे पूछना था कि आपने तो लास्ट क्लास में हमें बोला था कि आप एक हमें अप्रोच सजेस्ट करेंगे कि हम किस तरह Sorry. क्या सजेस्ट करूंगा मैं? In the last class you said कि you would give us like suggestions on how to approach, हम कैसे How पढ़ें to इसको, approach? like कैसे पढ़े? चलो PDFs। लास्ट में एक बार डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बाकी कोई और क्वेश्चन इसके अलावा? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आई एम गोइंग टू ऑफ दिस। ओके, तो सारे बहुत बच्चे आए हैं अभी आज ऑनलाइन। सो अब मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया, मैं तसल्ली से बैठ के आपको करा पाऊंगा। सो जस्ट मैं शेयर जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। वॉइस क्वालिटी प्रॉपर है ना? वॉइस क्वालिटी को लेके कोई इशू? नो सर। No sir। थैंक यू। एंड आई विल ट्राई कि यार मैं लास्ट की तरह मैं कर पाऊं, बट चलो लैपटॉप से लेना पड़ेगा मुझे।
जस्ट गाइस 1 मिनट वेट करना है, मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट की ये डॉक्यूमेंट एंड वन नोट और इसका एप्पल का कोई भी ऐप उसको ओपन ही नहीं होने दे रहा है। सो गाइस आई होप आप लोग मेरी अभी स्क्रीन देख पा रहे हो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो गाइस आज तो जस्ट मुझे कुछ एडिट करने ही नहीं दे रहा है, बट समहाउ थोड़ा जुगाड़ चले करने दे रहा है। ओके चलो छोड़ो, देखते हैं। सी तो नॉर्मली लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये बहुत सारी न्यूज़ है नेशनल से रिलेटेड जो भी है। नाउ इसमें इट्स लाइक अ पॉइंटर, ये डेफिनेटली पॉइंट फॉर्म में मैंने इसलिए दिया आपको थोड़ा याद रहे कि ओके ये 200-250 पॉइंट है मेरे पास नेशनल से रिलेटेड, एंड इनके बाद मुझे इसमें इतना एडिशनल काम करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते थे, लाइक यूनियन कैबिनेट गिव नॉट टू दिस वुमेन्स मैरिज एक्ट। अब इससे रिलेटेड मुझे जो भी स्टैटिक लग रहा है तो वो मैं आपका यहाँ पे मेंशन करा देता था इस खाली स्पेस में, और इसमें कीवर्ड्स होते थे। यहाँ पे हम एनालिसिस नहीं लिखते थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखते थे, सिर्फ उन पॉइंट्स को मार्क करते थे जहां पे कोई भी एमसीक्यू फॉर्म किया जा सके, कोई भी एमसीक्यू बनाया जा सके, एंड डेफिनेटली कोई उस पे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो लाइक मैंने आपको बताया, तो फिर उसको लिखने के बाद क्लास के लास्ट में मैं ये डॉक्यूमेंट ग्रुप पे अपलोड कर देता था। बच्चे समहाउ फोन पे या कैसे भी उसको देख लेते थे। नेक्स्ट क्लास में लाइक ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हुआ है, फिर मैं उसको आगे से चलता था, उसी डॉक्यूमेंट को उठाता था, फर्दर फिर उसको मैं सेव करता था, फिर ग्रुप में शेयर करता था। तो लाइक नेशनल का डेली क्लास के बाद एक डॉक्यूमेंट आपके पास पहुंचता था, एंड 2-3 क्लास के बाद वो पूरा भर जाता था। तो इस तरीके से लास्ट क्लास में हमने क्लासेस ली थी, और इससे क्या होता है यार, तुम्हें टाइम सेविंग हो जाती है। एक बार मैं बोल रहा हूँ, क्लास में बैठ के आपने सुना, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट 5 मिनट इस डॉक्यूमेंट को डेली देख लो। 5 मिनट इज मोर देन इनफ। 10 दिन भी 5 मिनट देखोगे, उसके बाद हफ्ते में 2 बार भी देखोगे, फिर 1 बार देखोगे, तो बिल्कुल आप भूलने वाले नहीं हो। ये लास्ट टाइम किया था, आज समहाउ ये एडिट नहीं करने दे रहा है, बट डोंट वरी। आज मैं आपको प्लेन पे कुछ फैक्ट्स लिख रहा हूँ, तो आज यू कैन मैनेज, अदरवाइज मैं ऐड करके मैं ही लिख के दे दूंगा, तो उसमें टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये जस्ट मैं अभी आपका ग्रुप में शेयर कर दूंगा। डेफिनेटली आज वाला डॉक्यूमेंट आपका जो मैं एडिशनल लिखूंगा वो उसमें लिखा हुआ सेव नहीं हो पाएगा, और मैं टैब से बढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप से अभी अगर मैं स्विच करूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर है? Yes, sir. सो स्टार्ट करते हैं। लाइक यूनियन कैबिनेट गिव्स नॉट टू वुमेन की मिनिमम मैरिज एज इंक्रीज कर रहे हैं
तो इसमें 2-3 की टर्म है, लाइक कैबिनेट। तो कैबिनेट के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें 2-3 की टर्म है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से हमारे लिए अच्छे हैं। एक तो ये है कि अभी डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता है कि करंट जो मैरिज एक वुमेन्स की वो 18 है, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि इसको इंक्रीज कर दे 21 तक। डेफिनेटली ये आप किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं कर सकते हो, आपको एक लॉ पास कराना पड़ेगा, एंड उसके लिए पहले आपको एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। That bill is going to introduce in parliament, and parliament में definitely 2 houses होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी बिल है, तो ये एक ऑर्डिनरी लॉ है। दिस बिल हैज टू पास फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद ये प्रेसिडेंट की कंसेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, एंड प्रेसिडेंट उसको कंसेंट दे देते हैं। आफ्टर दैट ये आपका एक एक्ट बन जाएगा। तो ये तो था जस्ट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। उसके बाद आप देख सकते हैं ये टर्म कैबिनेट। नाउ व्हाट इज कैबिनेट? नाउ होता क्या है हमारे देश में कि डेफिनेटली ये जो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, उसमें से मिनिस्टर्स बनते हैं, मंत्री बनते हैं, इंक्लूडिंग पीएम इज ऑल्सो अ मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट इज हेडेड बाय पीएम एंड COM। तो एक तो पीएम होता है प्राइम मिनिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। बाकी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, ये सारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारे मिलकर डिसीजन लेते हैं। नाउ अब पहला क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके 15% ऑफ दी हाउस। तो हमारे देश में जिस हाउस से सरकार बनती है उसको लोकसभा बोलते हैं, और उसमें टोटल मेंबर है 543। तो 543 का 15% तक मिनिस्टर बन सकते हैं, और वो अगर आप 15% निकालेंगे रफली वो 78-80 के आसपास आएगा। कुछ भी आए हमें क्या लेना, रफली याद रखना, नोबडी इज गोना टू आस्क यू कि कितने बनेंगे। तो लगभग 15% बनते हैं, 80 मिनिस्टर बन सकते हैं। बट ये सारे मिनिस्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो मिनिस्टर्स को हमने कैटेगरी में बांटा हुआ है। जो सबसे आपके पावरफुल मिनिस्टर होते हैं उनको कैबिनेट रैंक दे देते हैं, कैबिनेट रैंक दे देते हैं, और उसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो हमारे देश में क्या होता है, गवर्नमेंट जो भी मेन फंक्शन लेती है वो इन कैबिनेट की मीटिंग्स में लेती है, और ये कैबिनेट मीटिंग का मतलब है कि इस मीटिंग में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो यहाँ पे पीएम होते हैं और सारे मेन मिनिस्टर होते हैं, 10-12-15 जो भी है, और ये कोई डिसीजन लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कैबिनेट ने पास किया है, यानी कि कैबिनेट मीटिंग में जहाँ पे सारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, एंड डेफिनेटली हेडेड बाय पीएम। इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो कैबिनेट टर्म है ना सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ओरिजिनल, नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कब आया था? इट वाज एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये मत याद रखना, आई डोंट थिंक इट इज इतना पूछने वाला है, बट ये कैबिनेट आपको याद रखना है, कैबिनेट कमेटीज एंड ये मिनिस्टर। तो आई होप कि ये बेसिक आपका पहला हो गया है, ठीक है। दूसरा है श्री काशी विश्वनाथ धाम, ठीक है, कोई टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है, कुछ याद नहीं रखना, एक बार बाद में जाके इसकी इमेज देख लेना, और कुछ नहीं है, आपको याद रहेगा। नाउ यहाँ पे ये एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था, तो इसमें और कुछ याद नहीं रखना, कुछ इसका स्टैटिक नहीं है, बस स्टैटिक ये है कि दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज इन गुजरात। एक टेम्पल प्रमाइस में कुछ इन्होंने डेवलपमेंट किया था, इतना याद रखना है कि कभी ये पूछ ले। तो दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाज इन गुजरात। तो गुजरात, ओके। सुन रहे हैं आप मुझे सब लोग? Yes, sir. ओके, तो जस्ट मैंने आपको एक न्यूज के बारे में बताया, समझ में आया कि हम कैसे करंट बेस्ड स्टैटिक कर रहे हैं? थोड़ा क्लियरिटी आई? Yes, sir. ठीक है ना। तो जिन बच्चों का जो बोलते हैं ना स्टैटिक नहीं पढ़ा हुआ, अच्छा खासा इसमें तुम्हारा स्टैटिक कवर किया जाएगा, बिल्कुल भी मतलब डरने की जरूरत नहीं है, अच्छी खासी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। नाउ अभी गुजरात न्यूज में था, डेफिनेटली हर स्टेट न्यूज में थी, बट ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है थोड़ा गुजरात के बारे में पढ़ने की। तो नाउ गुजरात अगर आप देखोगे, दिस इज द गुजरात, एंड गुजरात के बारे में प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि सर ये कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है,
कॉटन बड़ी अच्छी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। एंड ये जो इलाका है गुजरात का, डेफिनेटली महाराष्ट्र तो सारा ही इलाका है ब्लैक सॉइल वाला इलाका है, ये ब्लैक सॉइल का इलाका है, ब्लैक सॉइल। एंड ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। एंड अगर आप गुजरात में देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका रन ऑफ कच्छ है, एंड विच इज अ डेजर्ट। और गुजरात के बारे में मेन अगर आप पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे है आपका गिर नेशनल पार्क। एंड टाइगर की आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन, टाइगर नहीं लायन की आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे मिलेगी गुजरात में। कोई बताएगा हमारे देश में कितने लायन है अप्रोक्स? 16,000। वेरी गुड। बाकी कोई और अच्छा गेस करे? किसका आंसर था ये? सर हर्षा। ओके नहीं, बहुत कम है ये, 600-700 के आसपास ओनली। एंड ये भी सारा इसी इलाके में है, ऑलमोस्ट 90% इसी इलाके में है। तो गिर नेशनल पार्क हैवीली लायन के लिए जाना जाता है। तो चैलेंज ये है कि कोई डिजीज एकदम से फैल जाए तो सारी पॉपुलेशन ही एकदम से एक्सटिंक्ट ना हो जाए, so that's a challenge. Now एक और बात भी पता है कि अर्लियर गुजरात वाज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब हिस्ट्री से देखना, आपको याद है सूरत स्प्लिट? अरे हिस्ट्री लास्ट क्लास में बताया था 1907। यस सर। Yes, sir. कोई बताएगा क्या क्या आर्गुमेंट थी इसमें? सूरत स्प्लिट में क्या था? सर ये वही था क्या कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब दो ग्रुप में डिवाइड मैम एग्जैक्टली बताना है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में डिवाइड हो गई थी। हाँ, तो इसमें क्या था कि कांग्रेस का सेशन होने वाला था 190, बंगाल के पार्टीशन के बाद 1905 में हुआ था। 1906 में सेशन हुआ था। ये एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हमें लीडरशिप मिल जाए और हम पूरे देश में आंदोलन करें, नहीं मिल पाई। दादा भाई नारोजी को प्रेसिडेंट बना दिया गया। 1907 में सेशन होना था। एंड एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? लाल बाल पाल। तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, एंड बाल गंगाधर तिलक बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। तो मॉडरेट्स ने डेलिबरेटली सेशन सूरत में रखाया, क्योंकि कांग्रेस का एक रूल था कि जिस स्टेट में सेशन होता था उस स्टेट का कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बनता था। सो दैट ये, एंड दैट टाइम गुजरात वाज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो इन्होंने बाय इसका वेन्यू सूरत चूज करके इन्होंने तिलक की प्रेसिडेंटशिप को एलिमिनेट कर दिया। तो जस्ट सूरत स्प्लिट, एंड ये मैंने आपको बताया ही था। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट थोड़ा ये गिर थोड़ा सा याद रखना है। एंड कॉटन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है आपका ये। एंड एक और चीज आपको याद रखनी है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ही, कि हमारी जो दो रिवर है, दो ये मेन रिवर है आपकी, एक रिवर है नर्मदा और दूसरी है आपकी, चलो नर्मदा याद रखिए, दूसरी है आपकी तापी। ये दोनों रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा ये जो रिवर है इज द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, हमारे देश की, सॉरी वेस्ट, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। क्योंकि नॉर्मल रिवर ईस्ट में ही जाके मिलती है, ये वेस्ट में फ्लो होने वाली सबसे बड़ी रिवर है और गुजरात कोस्ट से होती जाती है, बस इतना काफी। एंड सरदार सरोवर डैम, जहाँ पे आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, वो यहाँ पे ही है। ठीक है, ये 8-10 आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल गई इससे रिलेटेड। अब चलते हैं आगे। नाउ सेंटर एक्सेप्टेड प्ली ग्रांट, ये सॉरी, ठीक है, ये जीआई टैग है, ये देख लेना पर्टिकुलर किसको ये ग्रांट किया गया है। नाउ ये एक कॉन्सेप्ट है जीआई, और ये है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग। तो ये रेगुलेट होता है थ्रू ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ WTO। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, पढ़ेंगे इको में, WTO का है। तो होता क्या है कि लाइक कोई प्रोडक्ट है और वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक, एक ज्योग्राफिकल एरिया से निकला है और उसका एक यूनिक नेम है, लाइक बीकानेरी भुजिया। तो अगर एक बार बीकानेरी भुजिया को आपने जीआई टैग दे दिया, तो एक सेकंड गाइस, एक अर्जेंट कॉल है, मैं आया, 1 मिनट बस।
सो सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा अनअवॉइडेबल कॉल थी किसी बड़े व्यक्ति की, तो उठानी पड़ी मुझे। So, what I was telling you कि GI टैग क्या होता है, तो लाइक बीकानेरी भुजिया। अब यू कैन नॉट से कि दिल्ली में तुम एक इंडस्ट्री लगा के और बीकानेरी भुजिया बनाओ। तो अगर एक बार बीकानेरी भुजिया को GI टैग मिल गया, तो बीकानेर में बनी हुई भुजिया को हम बीकानेरी भुजिया बोलेंगे। फायदा क्या होगा भाई, बीकानेर के लोगों ने इन्वेंट की थी ना, तो अल्टीमेट उसकी पॉपुलैरिटी का, उसकी जो प्रॉफिट है वो यहाँ के लोगों को जाना चाहिए। तो कोई इंडस्ट्री भी अगर बीकानेर में लगाएगा तो वहां के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। सेम टाइम पे बंगाली रसगुल्ला, हल्दीराम में तुम दिल्ली में वॉन्ट फाइंड की बोलते हैं उसको बंगाली रसगुल्ला लाइक लोकल लैंग्वेज में, बट यू फाइंड के उन्होंने डोंट फाइंड की बंगाली रसगुल्ला नाम रखा है, दे विल से रसगुल्ला। बंगाली रसगुल्ला को लेके तो वो भी था, बंगाली सेइंग कि इसका GI टैग मुझे मिलना चाहिए, एंड उड़ीसा इज सेइंग मुझे, तो इसको बंगाली टैग का मिल गया और एक उड़ीसाई रसगुल्ला को उड़ीसा का मिल गया। तो जो भी GI टैग मिले बस याद रखना, रटने की जरूरत नहीं है। जो भी न्यूज में एक बार उसकी इमेज देख लेना, क्या है, कुछ भी हो सकता है वो, कोई लाइक बनारसी साड़ी, एनीथिंग, कोई भी जो आप क्राफ्ट से बना रहे हो, कोई फूड आइटम हो सकता है, एनीथिंग। तो अब नेक्स्ट में जो भी GI टैग आएगा, आई विल मिस दैट, वो अल्टीमेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कवर करना, देखना। सर, ये GI का फुल फॉर्म क्या था? GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किस इलाके से आता है करता है? ये। सी इंडिया में एक अथॉरिटी है, बट अल्टीमेटली दिस इज रूल्ड बाय ट्रिप्स। कल को ऐसा नहीं ना कि लाइक पाकिस्तान वाले दे स्टार्ट मेकिंग बीकानेरी भुजिया, इंडिया के शेफ को पकड़ के ले जाए और वहां पे बीकानेरी भुजिया बना बना के यूरोप में एक्सपोर्ट करे, और टेस्ट चाहे बेटर भी हो, समझे ना? So, sir, TRIPS is the international organization, but then there's an No, Indian authority also. TRIPS is a agreement of WTO. WTO is an international organization which promotes international trade. TRIPS is the agreement, and in economics we are definitely going to discuss this particular agreement. TRIPS, trade related to intellectual property rights. So, ये technological उसके लिए भी यूज हो सकता है, like something like a mobile phone or something like a car. हाँ, डेफिनेटली मैंने यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला है, तो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ट्रेडमार्क आता है, पेटेंट आता है, कोई आपका लाइक की कोई आर्टिस्टिक आइटम है, कोई आपने मूवी बनाई है, तो ये सारा आता है। 8-10 इसमें आइटम है, किस तरीके से आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो करते हो। तो ट्रेडमार्क आता है, पेटेंट आते हैं, कॉपीराइट आता है, बहुत सारी इसमें चीजें। वैक्सीन के लिए भी दी हुई है ये, इसको हाँ, तो भाई करने का बोला था। कॉपीराइट आएगा ना इसमें। मैंने बोला ना 8 तरीके से ट्रिप्स एग्रीमेंट में 8 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है। ट्रेडमार्क आ गया, पेटेंट आ गया, मुझे 8 तो सारे अभी याद नहीं है, कॉपीराइट आ गया, देन GI टैग आ गया, और भी कुछ होगा आर्टिस्टिक में। तो इस तरीके से डेफिनेटली पेटेंट, अगर आपने आईफोन ने एक पर्टिकुलर डिजाइन पेटेंट किया है, वो रजिस्टर्ड है, कल को ये नहीं है ओप्पो वीवो सेम ही बना दे, बट दे स्मार्ट इनफ की एक लॉ इतना रोकता है, लॉ इतने में पकड़ लेगा, तो वो उसी थ्रेशोल्ड के बाद से कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। एंड इंडिया में भी तो देखो, हॉलीवुड की मूवीज की सेम ट्विन सॉन्ग्स कॉपी होते ही हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉ, कितना पकड़ेगा, इतना लूप होल्स है, and some people will find those loopholes and exploit the system. Okay, ठीक है, आगे चले। So and सौर्या कैनाल, ठीक है, ये जस्ट अ प्रोजेक्ट है और कुछ इसमें आपको याद नहीं रखना है। ये प्रोजेक्ट कहाँ है, यूपी में है, बस इतना लिख लेना। दिस प्रोजेक्ट, सॉरी, तो फिफ्थ अच्छा करना फिफ्थ, वाला हुआ ओके, हाँ, हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑफ SC एंड ST आ रही है। चलो यार, ये तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, SC एंड ST। देखो, अगर मैं कहीं पे कुछ भूल रहा हूँ, तो मैं मिस कर रहा हूँ, तो मुझे याद दिला देना। बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि सर नहीं बताते हैं, बिल्कुल बताना है। सो SC एंड ST। नाउ अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, SC क्या है, तो ये ना व्हाट डू यू मीन बाय SC। तो SC का मतलब शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट। नाउ व्हाट इज शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए हैं, तो इट्स अ लाइक लॉ मेकिंग में आप कुछ शेड्यूल बना देते हो, तो वो है, इट्स इंडेक्स टाइप है।
तो हमने एक पर्टिकुलर इंडेक्स में कुछ कास्टों को लिखा हुआ है और उनको कुछ हमने स्पेशल पावर दी हुई है, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। ये जो टर्म है ना, ये 1950s में ही आया जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है। उससे पहले इनको हरिजन बोलते थे, गांधी जी ने हरिजन बोला। कुछ लोग इनको डिप्रेस्ड क्लास बोलते थे, B.R. अम्बेडकर। और प्रैक्टिकली ये वो लोग थे जिनको हमने ये जो 4 वर्ना सिस्टम था, क्षत्रिय, ब्राह्मण वगैरह वगैरह, इनसे हमने इनको अलग रखा हुआ था। ये जो 4 फोल्ड आपका कास्ट डिवीजन था, और इन लोगों के साथ है ना हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे इन लोगों के साथ। तो एक ट्रेडिशनल टाइम में तो उस टाइम पे जस्टिफाइड था ये, ऑल्दो मैं भी उसको जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट वे टू ट्रीट अ ह्यूमन। बट उस टाइम पे चलो जो भी जस्टिफिकेशन रही होगी, बट इन अ मॉडर्न टाइम वेयर वी हैव इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी to all the individuals irrespective of gender, caste, race, religion, तो यहाँ पे जब ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, ये एक तरीके का सोशल इल था, सोशल इविल था जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली लाइक कि B.R. अम्बेडकर का वन ऑफ द क्रिटिसिज्म यही था। लोग बोलते थे कि B.R. अम्बेडकर ने कहाँ अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है। B.R. अम्बेडकर एक नेशनल लीडर नहीं थे, B.R. अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास के लीडर थे। उन्होंने तो सिर्फ SCs के लिए, ये जो डिप्रेस्ड लोग हैं इनके लिए ही काम किया था। और यहाँ पे एक न्यूज में मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे न्यूज में है भीमा कोरेगांव बैटल, भीमा कोरेगांव बैटल। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक बैटल थी जिसमें SCs लोगों ने पार्टिसिपेट किया था अंग्रेजों की तरफ से, और इन्होंने मराठास को हरा दिया। तो भीमा कोरेगांव बैटल में मराठास को इन्होंने हरा दिया। तो जस्ट इमेजिन, उस टाइम पे ये डिप्रेस्ड क्लास वाले लोग थे, अनटचेबल लोग थे, और अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने अपर क्लास को हरा दिया। तो समहाउ ये जितने भी वहां के डिप्रेस्ड क्लास वाले लोग थे, ये इस इवेंट को सेलिब्रेट करते थे। अब 4 साल पहले वहां पे वायलेंस हो गया, तो वो महाराष्ट्र में एक केस चल रहा है, न्यूज में कभी कभी वो रहता है। तो ये आई गेस 1720 की हिस्टोरिक बैटल थी, थर्ड बैटल थी। देखिए हिस्ट्री पे हम कैसे आगे, थर्ड बैटल थी, थर्ड एंग्लो मराठा, एंग्लो ब्रिटिशर्स एंग्लो मराठा वॉर। तो ये था। तो ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने उन्हें कुछ प्रोविजंस दिए। क्या प्रोविजंस दिए कि भाई आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट कि अनटचेबिलिटी हम हटाएंगे, अनटचेबिलिटी को हमें पूरी तरीके से रिमूव करना है। और डेफिनेटली ये एक क्या मैं बोलूंगा, ये एक प्रोविजन था, एम्पावरिंग प्रोविजन था। ये प्रोविजन अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, बट दिस प्रोविजन एम्पावर द पार्लियामेंट और legislative assemblies to enact a law so that we can stop this practice of untouchability। तो उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट एक्ट लेके आई, SC/ST एक्ट आया, SC/ST एक्ट आया, और उसके बाद सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट आया, और ये एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC और ST एक्ट आया। तो ये सारे गवर्नमेंट ने डिफरेंट पेनल प्रोविजन लेके आया। बट प्रैक्टिकली मैंने आपको फिर भी बताया हुआ है कि लॉ इज सिंबॉलिक। लॉ उतना ही अच्छा है जितना सोसाइटी उसको फॉलो करे। बट हमारे देश की जो सोसाइटी है वो तो अभी भी ट्रेडिशनल है, सोसाइटी में रिफॉर्म हुआ नहीं है। लाइक डाउरी प्रैक्टिकली बैन है, बट सोसाइटी तो प्रैक्टिस करेगी। तो जब तक किसी चीज को सोसाइटी गलत नहीं मानती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कितने भी लॉ बना लीजिए, सोसाइटी वन वे और दी अदर वे उसको प्रैक्टिस करेगी। एग्जाम्पल इज डाउरी। नाउ डेफिनेटली उसको कैसे ठीक करे, सॉरी, पिछली क्लास में आपने जो डिस्क्राइब किया था, दिस वाज द डाउनवर्ड अप्रोच, राइट? पिछली क्लास में क्या किया था, आई डू नॉट नो। मुझे आप स्पेसिफिक कोई पॉइंट बताइए, अभी मैं इसको खत्म कर दूं, उसके बाद यू कैन आस्क। ओके, पहले मैं इसको बता दूं। तो ये था। नाउ ये एनालिसिस का पार्ट है, कभी और करेंगे। अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं। सो SC और आर्टिकल 17 ये बात करता है। उसके बाद आप देखिए SCs के लिए हमने पार्लियामेंट में सीटें रिजर्व की हुई है, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दिया हुआ है। एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 33% में जो वुमेन है, इंक्लूडिंग SC और ST, यहाँ पे भी रिजर्वेशन है। और ST पे भी मैं भी आऊंगा। दिस इज SC एंड वी हैव नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, constitutional body. We also have in the same way National Commission for ST,
and we also have National Commission for OBC, other backward caste. ये इसको याद रखना क्योंकि ये रिसेंटली 2 साल में ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना है, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। उससे पहले ये लीगल बॉडी था, इट वाज क्रिएटेड बाय अ लॉ। तो ये है। अब ये एसटी क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। नाउ ट्राइबल लोगों के बारे में आप सभी को कमीशन क्या होता है? सॉरी कमीशन क्या होता है? मैम, कमीशन इज अ इंस्टीट्यूशन, इट्स अ बॉडी like election commission, finance commission. तो उनकी पावर्स प्री डिसाइडेड नहीं होती हैं, वो पर्टिकुलर कमीशन पे डिपेंड करता है व्हाट आर देयर। See, commission is a generic term for a institution, अब now उसकी पावर डिपेंड करेंगी। सबसे पहले तो you have to understand कि how powerful that institution is। तो सबसे पावरफुल फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे स्ट्रांग होगा। उसके बाद यू कैन क्रिएट अ बॉडी और इंस्टीट्यूशन थ्रू अ लॉ। तो ये लीगल बॉडीज होती हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक सीबीआई और लाइक सेंटर विजिलेंस कमीशन और लाइक लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो दीज आर क्रिएटेड बाय लॉ ऑफ अ पार्लियामेंट। एंड देन फिर आपका एग्जीक्यूटिव कोई बॉडी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, व्हिच इज क्रिएटेड जस्ट बाय ऑर्डर ऑफ अ गवर्नमेंट, लाइक नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन। तो ये सबसे वीक होती है। इन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डेफिनेटली हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, some bodies are more powerful than others, like election commission, very powerful body, CAG, very powerful body, CAG, auditor general of India. So that's a part of polity. We will discuss that. तो ये है SC और ST में, ये आप याद रख लेना। तो अभी क्या है, अभी भी इन लोगों के अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है। नाउ these are tribal people, तो इनके लिए भी हम बहुत सारी चीज लेके आए हैं, लाइक कि PISA, PESA। व्हाट इज PISA? बस थोड़ा सा याद रखना है। वी हैव पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। आपने सुना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? ग्राम प्रधान जहाँ पे होते हैं। यस, सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ लोकल गवर्नमेंट एट विलेज लेवल। आई गेस आप सभी लोगों ने लास्ट ईयर, तो कोविड में सभी लोग थे, वो पंचायत सीरीज देखी होगी। तो yes, अब ये सेम मॉडल हम ट्राइबल लोगों को दे रहे हैं। तो वो है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, PISA एक्ट, वेरी क्रिटिकल। तो जब भी आप ट्राइबल लोगों के बारे में पढ़ें, उनकी कंडीशन के बारे में पढ़ें। सी यार, ये जो ट्राइबल लोग हैं ना, बड़ा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है और ज्यादा मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं खुद इमोशनल हो जाऊंगा, टाइम भी नहीं है इतना। बट यू शुड रिमेम्बर वन थिंग, PISA, PESA एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट ने इनको राइट दे दिया है लैंड का और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी फॉरेस्ट के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उन पे ट्राइबल लोगों का राइट है। एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी है, और एक बॉडी है जिसमें नाम भूल गया इनकी। ट्राइबल लोगों के साथ एक और दिक्कत है, ट्राइबल लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारे ये फॉरेस्ट से हार्वेस्ट करते हैं। तो एक प्रोग्राम है, हाँ, ट्राइफेड, TRIFED। ये ट्राइफेड क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल लोगों के प्रोडक्ट को मार्केट करती है, ठीक है ना। सी बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं, वो फॉरेस्ट में जाएंगे और हनी कलेक्ट करते हैं। नो, कैन यू इमेजिन वो हनी कितना कॉस्टली होना चाहिए? बट लोकल ट्रेडर वो 500-600 रुपए केजी में खरीद लेते हैं। बट अगर आप उसको एक विंडो के द्वारा शोकेस करेंगे, उनको कोई एक विंडो दे देंगे, तो कैन यू इमेजिन कि दिल्ली बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बैठे हुए सुपर रिच क्या उनको पेमेंट दे सकते हैं? तो यहाँ पे ये ट्राइफेड करती है। बहुत सारी स्कीम्स भी है जिससे हम इन ट्राइबल लोगों की इनकम को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राइबल लोगों से एक और चीज आई कि लाइक नक्सलिज्म इज अ सिक्योरिटी थ्रेट इन सेंट्रल इंडिया, इन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। सो ऑल ऑफ दीज आर ट्राइबल पीपल। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और इस जहाँ पे नक्सल एक्टिविटी होती है, इसको हम रेड कॉरिडोर भी बोलते हैं, ठीक है। ओवरलोड तो नहीं हो रहा है, मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्लो रखो जल्दी से। ट्राइफेड और पेसा का फुल फॉर्म क्या है? अरे यार, ये फुल फॉर्म मेरे से मत पूछो, जस्ट गूगल इट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है।
ओके, चले आगे बच्चों, या कुछ पूछना है, कोई मैसेज वैसेज? सर ये रेड कॉरिडोर किसमें यूज होता है? मैम ये रेड कॉरिडोर हम टर्म बोलते हैं, रेड कॉरिडोर उस इलाके को जहाँ पे नक्सलिज्म अफेक्टेड है, जहाँ पे नक्सलिज्म अभी भी क्राइम्स होते रहते हैं, नक्सलाइट्स का जो कोर एरिया है उसको हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है, ओके। ओके। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्चेस ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर, ये कुछ नहीं है, छोड़ो इसे। नाउ कीन बिटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, तो हमारे देश में देखिए आपकी एक प्रोजेक्ट है, सॉरी प्लीज सर 6 पॉइंट भूल गया मैं। नहीं छोड़ो ना, छोटा सा पॉइंट है, वही ये कनाल बनाया था, याद रखना बस। सो ओके, सो अटल बिहारी वाजपेयी का एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ इंडिया में है वो पेरिनियल रिवर है, एंड थ्रू आउट द ईयर इनमें वाटर फ्लो रहता ही है। डेफिनेटली सीजन के अकॉर्डिंग क्वांटिटी तो वेरी करेगी, बट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। बट अगर आप सदर्न इंडिया में देखेंगे सारी सीजनल रिवर। तो आइडिया इज दिस कि नॉर्थ इंडिया में जब एक्सेसिव वाटर होता है हम कनेक्ट कर दें, सो दैट दोनों इलाके के लोगों को पानी मिल पाए, यहाँ से फ्लड की प्रॉब्लम कम हो जाएगी और यहाँ पे जो वाटर स्केर्सिटी है वो पूरी हो जाएगी। तो 2 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो एक ये आपका है केन बितवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। इसको मैं गूगल मैप ही दिखा रहा हूँ, ये आपका है आपने किसी बंदे ने, आप में से है कोई बुंदेलखंड से? बुंदेलखंड के पास से? सर इंदौर। इंदौर, हाँ तो देखो तुम्हारे आसपास से ये निकलेगा। इंदौर से तो खैर थोड़ा दूर से है, बट तो ये क्या है ना, देखो ये येलो है उत्तर प्रदेश, एंड ये जो व्हाइट में है आपका मध्य प्रदेश है। तो ये आपकी बितवा रिवर है एंड ये केन है, तो यहाँ से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। और ये जो पूरा रेड वाला इलाका है, इस पूरे इलाके में वाटर स्केर्सिटी है, तो यहाँ पे ये पानी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, एंड ये जो येलो वाला है जिससे रेड के ऊपर वाला, ये यूपी का बुंदेलखंड रीजन है, एंड इट इज वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन ऑफ यूपी, और हमेशा यहाँ पे फार्मर्स का इशू रहता ही है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ नीति आयोग लॉन्च ई सवारी इंडिया ई बस कोएलिशन, कुछ नहीं है, ये याद रखना है कि ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बस इंडिया में कब तक आएंगी, क्या होगा, क्या एक फॉर्मेट होगा, उसके लिए नीति आयोग बात कर रहा है। एंड मैंने बहुत बार आपको नीति आयोग के बारे में बताया है, स्टिल मैं आपको नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ। नीति आयोग क्या है? इट इज अ थिंक टैंक। ये थिंक टैंक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे देश के सामने जितने भी इश्यूज हैं उन पे ये अपनी ओपिनियंस देता है। इसके जो चेयरमैन है वो पीएम होते हैं, वाइस चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय पीएम, कोई भी होगा, नाम चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है। एंड इनके सीईओ हैं अमिताभ कांत। एंड कितने जबरदस्त आईएएस ऑफिसर हैं यार ये, मतलब अमेजिंग। मेक इन इंडिया इन्हीं का ही गेम प्लान है, एंड केरला कैडर के हैं ये, और केरला को जो टूरिज्म का हब बनाया है उसके पीछे दिस वन मैन, इस इंसान की वो विजन था, विजडम थी। तो गॉड्स ओन लैंड, ये कैंपेन सुनी है ना आपने? हाँ सर। ये, हाँ ये ही लेके आए थे। तो अगेन ये आपको थिंक टैंक या नीति आयोग, बहुत सारी इसकी स्कीम्स हैं। एक स्कीम है अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, और ये बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है, लाइक वाटर पे निकालता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कि हमारे देश में वाटर की क्या सिचुएशन है, कितने इलाकों में वाटर की स्केर्सिटी होने वाली है, कितने इलाकों में वाटर सरप्लस है। तो ये याद रखना है नीति आयोग के बारे में। हाँ यस, इट वाज क्रिएटेड इन 2015 बाय अबॉलिशिंग प्लानिंग कमीशन।
अब प्लानिंग कमीशन क्या करता था, 5 ईयर प्लान बनाता था, बट 5 ईयर प्लान तो हमारे देश में खत्म हो गए। कब खत्म हुए? लास्ट 5 ईयर प्लान वाज 12th 5 ईयर प्लान एंड इट वाज एंडेड इन 2012 में स्टार्ट हुआ था एंड 17 में खत्म हो गया। सो आई होप इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, इसके बाद है मेजर प्रोजेक्ट इन गोरखपुर, जाने दो कुछ नहीं है। और रशिया की विजिट हुई है एंड रशिया इंडिया एनुअल समिट हुई थी एंड इनॉग्रल ऑफ 2+2 डायलॉग। तो जब भी हम रशिया के बारे में बात करते हैं तो क्या आपको समझ में आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया? तो अभी जो न्यूज में है, तो सबसे पहले तो याद रखना S-400 एक हम डिफेंस सिस्टम इनसे परचेज कर रहे हैं। डिफेंस सिस्टम परचेज कर रहे हैं, बहुत न्यूज में था S-400, इस टर्म को याद रखना। तो ये S-400 क्या करता है, लाइक कि ये इंडिया है, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है इंडिया पे अटैक करने के लिए, तो इस डिफेंस सिस्टम में से मिसाइल निकलेंगे और ये इसको हिट करेगा। दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी क्रिटिकल, मतलब ये इतना क्रिटिकल है कि आप AK-47 से एक बुलेट फायर करें, यहाँ से एक बुलेट फायर करें, अब इस बुलेट पे अटैक करना है, इस बुलेट को अटैक करके, ये समझ में आ रहा है? यहाँ से एक बुलेट आपने फायर करी, बुलेट तो वो आ रही है, अब आपको गन से फायर करके इस बुलेट से इस पे अटैक करना है। सो इतनी यहाँ पे माइक्रो लेवल की आपको एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए होती है। तो ये S-400 डिफेंस सिस्टम है, तो ये आपको याद रखना है रशिया से। दूसरा सेकंड है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हम दोनों मेंबर हैं, लाइक SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। IR में हम पढ़ेंगे ब्रिक्स। अच्छा, अभी देखिए ना, अभी से ही मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, जब आप IR में आएंगे यू विल से कि अरे सर SCO तो हमें पता है, ब्रिक्स तो हमें पता है। तो ऐसे ही है, ये एक बहुत अच्छा मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स BRICS, 5 देश हैं, यहाँ पे भी है। और रशिया से रिलेटेड क्या आपको याद रखना है? ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। और इंडिया रशिया की तो समिट होती रहती है, वो ही आपको याद रखना है। और रशिया से, हाँ, रशिया की वैक्सीन का नाम क्या था? स्पुतनिक। स्पुतनिक। यस, स्पुतनिक, वो आपको वैक्सीन का नाम भी याद रखना है। दैट्स एनफ। और तो हाँ, एक और है, रशिया भी न्यूज में था यूक्रेन को लेके। तो लाइक दिस इज रशिया के वेस्ट में कंट्री है यूक्रेन, इसको लेके अभी भी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है रशिया से रिलेटेड। IR में और हम देखेंगे। नहीं, व्हाट इज 2+2 डायलॉग? तो ये जो आपकी 2+2 डायलॉग है, ये उन देशों के साथ है इंडिया के जो हमारे लिए फॉरेन रिलेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है, टू मेंटेन फॉरेन रिलेशन, डिप्लोमेटिक टाइज, बट दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और उनके साथ डिफेंस टाई अप भी बहुत अच्छा है। तो उनके साथ जब भी मीटिंग होती है, सिर्फ हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर नहीं मिलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी मिलते हैं। तो हमारे भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर, और उस देश के भी। तो इसको बोलते हैं 2+2 डायलॉग। तो 2+2 डायलॉग वी आर आल्सो हैविंग विद USA एंड आई गेस आल्सो विद ऑस्ट्रेलिया। तो कभी भी अगर 2+2 डायलॉग आए तो आप याद रखोगे किस फॉर्मेट को 2+2 डायलॉग बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। मैं भी थोड़ा जल्दी में इतना क्लीन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखना होता, अदरवाइज मैं यहाँ पे है ना एक अच्छे से लिखता नेक्स्ट क्लास में पक्का। आई गेस नॉट टुमारो, थर्सडे या फ्राइडे को ही होगी। डोंट वरी, इस वीक में कम से कम 3 क्लासेस होंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। तो PM मोदी, ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, छोड़ो उनको। फाउंडेशन लेड बाय नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोई बताएगा किस फर्म ने ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और किस लोकेशन पे है और कौन फर्म बना रही है इसको? जेवर में है सर। जेवर में है, वेरी गुड। लोकल ही हो, जेवर से ही हो क्या? नोएडा से? नोएडा सर। वेरी गुड, मेरे पास ही हो। बाकी सॉरी, लोकेशन नहीं बताना, वो दूसरा पॉइंट क्या है वो बताना है, कौन सी फर्म इसको? L&T। अरे यार, L&T नहीं है, बिल्कुल ही गलत तुम्हारा। अरे इंडियन फर्म नहीं है, स्वीडिश कंपनी है, वो बना रही है। मतलब गैस भी ऐसे मार रहे हो जबरदस्त। ये पढ़ के आना, होमवर्क है। नाउ
अब ये क्या है कि महाराष्ट्र ने 20, अच्छा अभी देखो रिजर्वेशन कहाँ कहाँ पे है ये बताओ पहले। ये रिजर्वेशन के इस मुद्दे को बिल्कुल क्लियरली देखते हैं। रिजर्वेशन एनालिटिकली जज नहीं कर रहे हैं कि मिलना चाहिए या नहीं। वो जब ये आपका टेस्ट नेट हो जाएगा ना उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो कई बार बच्चों की बड़ी टेम्पटेशन होती है, हाँ सर डिस्कस करें, सर कोई पॉइंट बोल रहे तो काउंटर करेंगे, या काउंटर ही करते हैं नॉर्मली। तो आइए रिजर्वेशन आपको किस किस को मिला हुआ है पहले तो ये बताइए। एससीज को मिला हुआ है एंड एसटी को मिला हुआ है। कहाँ कहाँ रिजर्वेशन मिला हुआ है कोई बताएगा? सर SC ST कश्मीरी माइग्रेंट्स। ओके मैं बोल रहा हूँ किन एरियाज में, किन एरिया ऑफ एक्टिविटी में है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कहाँ पे? एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डन। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स, यस सर गवर्नमेंट जॉब्स में मिला हुआ है। जॉब्स में अप्लाई होता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट कि जिन लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ी, रटना नहीं है, सिंपल समझ लो बस। आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। बट कास्ट के बेस पे तुम किसी को स्पेशल जॉब दे रहे हो तो उसमें एक्सेप्शन भी है। और ये जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है आर्टिकल 15 से। टेस्ट इतने में भी नहीं जाने वाला, ये तो बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और कहाँ पे रिजर्वेशन है? स्टेट गवर्नमेंट्स में। गवर्नमेंट्स में लाइक ओके, ये जॉब्स मैंने बोल दिया ना, गवर्नमेंट जॉब दैट माइट बी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा और कहाँ पे रिजर्वेशन है? सर ऑफिस होल्डर्स, इलेक्शंस। इलेक्शंस में कहाँ पे? सर देयर आर सम a few seats reserved. वेरी गुड। तो यहाँ पे रिजर्वेशन है, कहाँ पे है? इन पार्लियामेंट में एमपीस, पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन होती है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है विच इज एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे रिजर्वेशन है। इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ये आपका 33% जो वुमेन वाला है, इसमें इंक्लूडिंग एससी एंड एसटी है। अब ये है, बट याद रखिएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज अ फॉर्मेट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। ये रूरल एरिया का फॉर्मेट है। अभी तक इन लोगों को एज पर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो आपका लोकल गवर्नमेंट का जो अर्बन एरिया के लिए कॉन्सेप्ट है वो है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। सेम रिजर्वेशन आपका ओबीसी को है। ओबीसी को यहाँ पे भी मिला हुआ है, यहाँ पे भी मिला हुआ है, यहाँ पे, बट ओबीसी के पास ये वाला रिजर्वेशन नहीं है। दिस रिजर्वेशन इज यूनिक फॉर एससी एंड एसटी। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके अब ये रिजर्वेशन आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है? अच्छा मतलब जितने भी अब करंट पढ़ रहे हो आप, इस लिमिटेड टाइम में मैं जितना थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा है कि इसके बारे में हमें कुछ पता है? यस सर। हाँ सर। यस सर। ऑल्दो लाइक कि ये सारे है ना रिजर्वेशन के ऊपर ऐसे स्कॉलर हैं कि जो एससी और एसटी पे 30 साल से पढ़ रहे हैं। तो यू कैन किसी भी एक टॉपिक पे है ना मतलब पूरी पीएचडी कर सकते हो, तो कितना भी डिटेल में जा सकते हो। देयर इज नो एंड टू नॉलेज। तो इसलिए मैं बहुत आपको बेसिक ही बता रहा हूँ। मतलब ये बहुत एडवांस है यार, ये टेस्ट में इतना पढ़ के तुम आगे भी नहीं रुकने वाले। ये टेस्ट नेट तो छोटा सा ही है। सो क्या मैं बता रहा था, ओरिजिन क्या है इस रिजर्वेशन का? ओरिजिन अब पता है क्या, मैं इतना ही अच्छे से लिखता बट वो नहीं मिल रहा, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तुम बस जस्ट एंजॉय करो, ऐसे बैठना था। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई, गारंटी नहीं दे रहा। तो ओरिजिन एससी और एसटी के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही था, कॉन्स्टिट्यूशन से ही था। बट ये जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन मिला है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बट बाद में एक मंडल कमीशन बना और इस मंडल कमीशन ने बताया कि देयर आर
सिर्फ ये जो शेड्यूल कास्ट है वही बैकवर्ड नहीं है, देयर आर अदर कास्ट विच आर ऑल्सो बैकवर्ड, तो उनको भी रिजर्वेशन दो। तो इस मंडल कमीशन के बाद रिजर्वेशन आया है ओबीसीज के लिए। एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन आपका कहां पे है? लोकल गवर्नमेंट में है। अभी बात चल रही है एंड वरुण गांधी जी ने 2019 या 20 में एक ये बिल लेके आए थे टू गिव 33% रिजर्वेशन टू वुमेन्स इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बिल पास होना चाहिए नहीं? क्या बोलते हो बॉयज? क्या बोलते हैं बॉयज? बताओ, फीमेल तो सपोर्ट ही करेंगे, क्या ओपिनियन है? सर आप रिपीट कर सकते हैं, आपने अभी क्या बोला वरुण गांधी के बारे में? ये वॉइस नहीं आई थी क्या मेरी? आई थी सर, मेरा अटेंशन स्पैन थोड़ा सा हो वरुण गया। गांधी ने ना एक लॉ इंट्रोड्यूस किया था, एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, बिल इन पार्लियामेंट, और उस बिल का मोटिव था टू गिव वुमेन 33% रिजर्वेशन इन सीट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये अभी मिला नहीं है, इट्स जस्ट अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय वरुण गांधी। ठीक है बच्चों, हो गया इतना, आगे चल ले। कोई डाउट इस पे? नो सर। तो ये बताइए, जो पर्सन विद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले हैं, इन लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Educational institutions have reservations, most of them, even in examination. जॉब्स में भी था ये 3% था, 3 से इंक्रीज करके 4 कर दिया था। गवर्नमेंट जॉब्स में हम 99% श्योर की 4 हो गया है, बट आई डू नॉट नो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या है, माइट भी वहां पे भी हो गया। ठीक है तो ये आपको याद रखना है रिजर्वेशन। तो अभी ये न्यूज क्या थी कि एससी स्टेट 20 महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन। तो ये लोकल बॉडी, ओके, कोई मुझे बताएगा कि ये वाला रिजर्वेशन, ओके, ये ओबीसी के लिए था, तो लोकल बॉडी में क्या ओबीसी को रिजर्वेशन मिला हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है क्या लोकल इलेक्शंस में, पंचायती राज में? No, sir. नहीं सर। नो सर, याद रखना है, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ना पंचायती राज में ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है। वुमेन्स को है, इंक्लूडिंग एससी और एसटी। तो हाँ, तो इन्होंने महाराष्ट्र ने 27% रिजर्वेशन दे दिया, डेफिनेटली वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि बिना ये प्रूव किए कि ये जो आपकी कास्ट है ये अंडर रिप्रेजेंटेड है इन लोकल गवर्नमेंट, आपने कैसे प्रोवाइड किया? तो फर्स्ट यू हैव टू फॉर्म अ कमीशन, दैट कमीशन विल प्रोवाइड अ डेटा, एक अच्छा डेटाबेस वो देगा एंड साइंटिफिक डेटा कलेक्शन होगा, उसके बेसिस पे ओनली देन यू कैन डिसाइड कि देना है या नहीं देना है। अदरवाइज ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में तुम ऐसे ये लाइक पॉपुलिस्ट पॉलिसी लेते जाओगे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। नाउ इंडिया ज्वाइंड द G20 ट्रोइका विद इंडोनेशिया एंड इटली। ये कुछ नहीं है, जस्ट वैसे ये टर्म इन्होंने बना दिया है। ओके, सो आप सभी लोगों को शायद याद होगा, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड G20 एंड ये G20 बड़ी मतलब जबरदस्त पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। पावरफुल इन द सेंस दैट इट रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट 85% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, एंड 85% जीडीपी बहुत होता है। चाइना इज अ मेंबर, इंडिया इज अ मेंबर। व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ G20? No, sir, it is not. No sir, Pakistan is not a member. And इसकी 2022 में जो इसकी लीडरशिप है वो इंडिया को मिलने वाली है। That's a very proud moment for India. Just imagine G20 की समिट होगी, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया में होंगी, हेड ऑफ द स्टेट, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, जापान, सब यहाँ पे होंगे। सिंबॉलिकली इंडिया की ये प्रेस्टीज को बढ़ाएगा एंड
in 2020 we are also celebrating 75th anniversary of our independence. तो ये था, तो ये कुछ नहीं है, इट्स अ टर्म की 3 देशों को मिलता है जिसके पास अभी प्रेसिडेंटशिप है और नेक्स्ट में होगी और उससे नेक्स्ट में होगी। तो इंडोनेशिया के पास शायद अब है या निकल चुकी है, इटली के पास अब है, उसके बाद नेक्स्ट इंडिया के पास आएगी। तो 3 देश प्रेजेंट मेंबर और फ्यूचर मेंबर और जो पास्ट में है, इन तीनों को मिला के ये ट्रिनिटी के लिए इन्होंने टर्म दे दिया है। तो जस्ट इतना याद रखना है, इन 2022 इंडिया विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस। सर आप एक बार ये ऑर्डर दोबारा बता दोगे? ऑर्डर याद नहीं करना है यार, इस वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, बस ये टर्म याद रखो। एंड 2022 में इंडिया को चेयरमैनशिप मिलेगी। ऑर्डर क्या याद रखना है, इंडिया तो फ्यूचर में बनेगा ही, प्रेजेंट या तो इटली होगा, इंडोनेशिया होगा, बस इतना काफी है। ठीक है, ओके ओके। सो पीएम मोदी विजिटेड, ठीक है, झांसी डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, इंडिया फर्स्ट एवर प्रीएम्बल, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज नहीं है। सेंट्रल विस्ता ओवरसाइट कमेटी डाले दो, कुछ नहीं है। इंडिया रीइलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब यार ये जो यूनेस्को है ना, बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। यूनेस्को इसके 2-3 प्रोजेक्ट है। एक तो है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इसमें इंडिया की 3 सिटी आ गई हैं, याद रखना है। पहले जयपुर था, और मतलब ऐसी सिटीज जिनका कल्चर, आर्किटेक्चर बहुत ट्रेडिशनल हो, वे ऑफ लाइफ बहुत ट्रेडिशनल हो, कुछ अपने हिस्ट्री को कंजर्व करके रखा हो। कोई और गैस मारेगा? और 2 कोई और सी होंगी। उदयपुर, कर्नाटका, वाराणसी। ओह वेरी गुड। ये जो कर्नाटका जिस बच्चे ने बोला है ना, जबरदस्त, सिटी में कर्नाटका, इंडिया भी आ जाएगा फिर तो। वाराणसी बोला मैंने। नहीं, एक ने कर्नाटका भी बोला है। मुझे लगा अहमदाबाद, जम्मू एंड सॉरी श्रीनगर, मैं भी यही देख रहा था, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। तो श्रीनगर लेटेस्ट ऐड हुआ है। अच्छा, एक और इसका प्रोजेक्ट है, ये है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमारे देश में लगभग आई गेस 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से 10 को यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है अंडर मैप। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? देखो, आप किसी इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए यू मे डिक्लेयर इट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दो, नेशनल पार्क कर दो। इन सबसे जो बड़ी आइडेंटिटी है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व है लाइक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये है, इकोलॉजी के करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो इसका एक मैप प्रोग्राम है। दूसरा है इसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ऐसी हेरिटेज साइट्स जो सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड कल्चर के लिए सिग्निफिकेंट है, उनको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इंडिया में ऑलमोस्ट कितनी है? 38-9 है। तो लाइक की एग्जांपल मैं दूंगा, लाइक की अजंता केव्स, सॉरी हुमायूंस टॉम। हाँ, हुमायूंस टॉम। देखो, मुझे 3 महीने पहले मेरा एग्जाम था, मुझे 37 याद थी, अब याद ही नहीं आ रहा है। So I think बहुत there are सारी, 40 heritage sites. हाँ, बहुत सारी ऐड हो गई है, तो जितनी भी है वो कल्चर में देख लूंगा मैं। ठीक है, अब एक बार खुद चेक कर लेना, मैं तो भी इसी स्कीम का आपको नाम बता रहा था। तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को, एंड मैप बायोस्फीयर रिजर्व वाला, एंड क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। 4-5 और भी प्रोजेक्ट है इसके। सर ठीक है, एक जान लो उनको। सर एक दुर्गा पूजा को भी लिया था ना शायद, वो क्या? वो भी दुर्गा पूजा इसमें नहीं था, वो एक था इंटेंजिबल। ये टेंजिबल है, दिखती है, वो इंटेंजिबल है। रामायण, बुद्धिस्ट चैंटिंग, वो इंटेंजिबल है। ठीक है ना, टेंजिबल यू कैन टच एंड फील, तो ये वो सारी चीजें हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वो इंटेंजिबल में आता है। इंटेंजिबल की एक और लिस्ट है इसकी, तो बहुत कुछ करता है ये कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो ये है आपकी अजंता हिल्स, देन आपका, मैं कैसे भूल सकता हूँ इतनी सारी, सांची स्तूपा, और आपका भीमबेटका केव्स। देखो मैं मेमोराइज कर रहा हूँ, 15-16 पे तो आ जाऊंगा।
तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हाँ इसमें क्या रखना है, जो लेटेस्ट ऐड हुई है पिछले 2-3 साल में जो ऐड हुई है कल्चर में, मैं वो कराऊंगा आपको। लेटेस्ट एडिशन है पिछले 2-3 साल में जो भी हुआ है लेटेस्ट। सो ये हो गया। तो इंडिया इज रिइलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये हो गया। केदारनाथ में कुछ किया है, जाने दो। नाउ इंडियाज फर्स्ट ऑडिट दिवस, फर्स्ट ऑडिट दिवस हमने सेलिब्रेट किया है। एंड जब भी हम ऑडिट की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें याद करना होगा। अच्छा, ये हमने कब सेलिब्रेट किया है? 16 सितंबर आई गेस, नहीं 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को ये हमने सेलिब्रेट किया है ऑडिट दिवस, 16 नवंबर को। तो डे में इसको याद रखना। आगे अगर आप इसके बारे में देखोगे तो ऑडिट, हमारे देश का जो सबसे बड़ा ऑडिटर है वो है आपका CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एंड कैग को बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर ने बोला था, इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफिस इन इंडिया। एंड इसको एजेंट ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं, इट इज द एजेंट ऑफ पार्लियामेंट। और ये कैग हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऑडिट, अकाउंट्स ऑडिट करता है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी। सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट ऑडिट करने के बाद ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट को गवर्नमेंट को नहीं देता है, क्योंकि अगर आपने एक गवर्नमेंट के अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट को ही दे दी, एंड इफ देयर आर इरेगुलरिटीज इन पेमेंट, तो गवर्नमेंट इज नॉट गोना टू प्रेजेंट दोज रिपोर्ट्स टू द पब्लिक। तो लाइक 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, तो ये सब वही था। स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट ये देता है गवर्नर को, एंड फाइनली गवर्नर इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज में रहता ही है, ठीक है। अभी हमारे प्रेजेंट कैग कौन है वो एक बार आप चेक कर लेना, दैट्स अ होमवर्क टू यू। ठीक है बच्चों, चले आगे। नेक्स्ट है BRO क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन हाईएस्ट, लद्दाख में ही बनाया होगा, गैस है। व्हाट इज BRO? BRO इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। एंड BRO क्या करता है ना, आप में से जो भी लोग हिली एरिया में गए होंगे, माउंटेन में गए होंगे, वहां के रोडों को, जो आपके डिफिकल्ट रोड है, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस BRO ही करता है। लाइक कि अभी लद्दाख वाला रोड बंद है, तो इस टाइम पे स्नोफॉल होगा, एंड पूरा दिसंबर, जैन, फेब तक स्नोफॉल होता है। एंड यू वोंट बिलीव कि मार्च में जब भी रोड को क्लीन कराते हैं ना, उस टाइम पे 50-50 फीट कहीं पे स्नोफॉल होता है। रोड को क्लीन करा के ऑपरेटेबल बना के देते हैं। एक्चुअली माय ब्रदर वाज इन BRO, IAS ऑफिसर थे, तो ES नॉट A, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो वो BRO में थे, तो मैंने कई बार उस टाइम पे विजिट किया। ठीक है, BRO क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, सफाई मित्रा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सर BRO होम मिनिस्टर में डिफेंस में आएगा क्या? डिफेंस मिनिस्ट्री स्ट्रेटेजिक रोड्स है, होम मिनिस्ट्री तो इंटरनल देखेगा। ये रोड तो बेसिकली बॉर्डर रोड्स हैं, बॉर्डर के आसपास के रोड है, ठीक है ना। एंड BRO ये बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है आर्मी के साथ, ओके। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। एंड बहुत इन्होंने तो अफगानिस्तान में भी एक रोड बनाया था। अफगानिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक रोड था, और कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टेंडर लेने नहीं जा रही थी, बट दैट रोड वाज वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया। तो इंडिया ने फिर वो चैलेंज लिया एंड BRO को भेजा, एंड डेफिनेटली ऑल ऑफ दोस पर्सन ऑफिसर्स, तो वो गए एंड रोड कंस्ट्रक्ट करके आए। तो सही है, BRO जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा है। एंड लाइक की BRO अगर आप देखोगे ना, माउंटेन्स पे ही नहीं की चलती है,
कुल्लू बना लिया, ऊपर जाओगे ना वहां पे तुम फंस जाओगे। एसएसपी डीएसपी इतना कुछ नहीं कर पाएंगे जितना बीआरओ वालों की चलती है। रोड कहीं पे भी फंस जाए बीआरओ वालों क्लीन कराने आते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजर मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था एक बार का, कभी बताएंगे बाद में। सो सफाई कर्मचारी सुरक्षा चैलेंज कोई ऑर्गेनाइज किया होगा, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। ऑनरेरी रैंक 2 नेपाल आर्मी चीफ को इन्होंने कुछ जनरल का रैंक दे दिया, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है नेपाल के लोग गोरखा रेजिमेंट में है, दे फाइट फॉर इंडिया, दे वेयर यूनिफॉर्म ऑफ इंडिया। डेफिनेटली इंडिया और नेपाल के एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी वो एक फैक्टर मैटर करता है। एंड गुरखाज ने बहुत वॉर इंडिया के लिए लड़ी है, बहुत सारे मेडल्स भी लिए हैं। नाउ गवर्नमेंट ने बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट किए होंगे। हाईवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड मुझे आपको एक स्कीम बतानी है। ये 2 स्कीम हमेशा याद रखना, न्यूज में रहती हैं हमारे देश में। हाईवेज को लेके वी हैव अ स्कीम कॉल्ड भारतमाला। सुना है आपने? यस सर। यस, भारतमाला। इस भारतमाला का एम है कि इंडिया में हाईवेज का नेटवर्क क्रिएट करना, ठीक है, एंड मेनली वेस्टर्न इंडिया को ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करना, मेन ये था भारतमाला। ऑन दी अदर वे हमारे देश में पोर्ट लेड कनेक्टिविटी और कोस्टल एरिया को डेवलप करने के लिए वी हैव अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कॉल्ड सागरमाला। सागरमाला का मल्टीपल मैंडेट है कि आपको जितने भी हमारे देश के पोर्ट हैं उनको मॉडर्नाइज करना है, गुड, उनकी आपस में कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है, उनकी हिंडरलैंड से इंटीरियर से कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है, और जो कोस्टल एरिया है वहां पे पोर्ट लेड डेवलपमेंट करना है कि कोस्टल इलाके में अगर कोई अंडर डेवलप इलाका है तो वहां पे एक पोर्ट बनाइए, पोर्ट से उसको कनेक्ट कीजिए, इंडस्ट्रियल हब बनाइए, इंडस्ट्री लेके आइए, एंड सो दैट वी कैन ब्रिंग वेल-बीइंग टू दोज पीपल। तो सागरमाला ये आपका वाटरवेज और पोर्ट से रिलेटेड है, एंड भारतमाला ये है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी हैं लाइक DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। DMIC तो ये यहाँ से ही चलता है ग्रेटर नोएडा से, और ये सीधा आपका जाएगा कहाँ पे जाएगा? बॉम्बे, JNPT। तो अभी यहाँ से यहाँ तक अगर आप ग्रेटर नोएडा से कोई शिपमेंट लेके जाते हो JNPT तो कितना टाइम लगेगा? अभी बहुत टाइम लगता है, लाइक 72 घंटे लगेंगे। मतलब अगर तुम कार से भी ट्रेवल करना चाहो ना आज की डेट में तो 24 घंटे लगेंगे बॉम्बे जाने में। हमने एक बार ट्राई किया था, गुजरात से वापस आ गए थे, थक गए थे कि अब आगे नहीं जाना। और लाइक तो एक बार ये चल जाएगा, 12 घंटे में सीधा फ्रेट यहाँ से यहाँ पे जाएगा। तो DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद द हेल्प ऑफ जापान। तो ये 2 स्कीम आपको याद रखनी है। भारतमाला स्कीम्स की फिर स्पेशल क्लास होगी, उसमें फिर मैं डिस्कस कराऊंगा इसके बारे में और 3-4 पॉइंट। बट जस्ट इमेजिन ये मल्टीपल कनेक्टिविटी आनी चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या प्रोजेक्ट है? ऐसे ही एयर ट्रैवलिंग के लिए कौन सा है बताओ? एयर ट्रैवलिंग को प्रमोट करने के लिए देयर इज अ स्कीम कॉल्ड, क्या बात मैंने बताई? यस, उड़ान। वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे आपका? वृंदा। ओके गुड, उड़ान। ई व्हीकल के लिए स्कीम है फेम। फर्स्ट गो में इतना भी याद कर लोगे काफी है, फिर थोड़ा 1-2 पॉइंट पढ़ लेंगे, मोर देन इनफ है। एक और है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हर विलेज को रोड से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखो रोड वाली ये सारी स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी। ओके, सो नेक्स्ट है आपका इंडिया यूके लॉन्च वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम। ये सुना है कभी आप लोगों ने? 26 पे जो भी है, ये चलो अभी एक काम करते हैं, 25 पे अभी रोकते हैं। अगले 10 मिनट अब आपके लिए, यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। आप लोगों को जो भी पूछना है आप पूछिए, अगले 10 मिनट आप लोगों के लिए, क्योंकि आज ओवरलोड ना हो जाए। या प्लीज बताइए।
सर लाइक करंट अफेयर्स में हमने मंथ वाइज क्वेश्चंस और वो पढ़ा था, तो जो नेशनल वाइज हमने आज पढ़ा है उसको भी मंथ वाइज करते हैं या इसी वे में पढ़ना है? यार सारा पढ़ना है ना, नोबडी इज गोना टू आस्क यू कि मंथ वाइज कैसे कर रहे हो। नेशनल सारा पढ़ो, ये सारा होने के बाद उन एमसीक्यूज को भी देते रहो, ठीक है ना। ये वाला होने के बाद उन एमसीक्यूज को भी लगाते रहो, या पहले एमसीक्यूज लगाओ फिर इनको देखो, इट डजंट मैटर। हाँ ये है कि यू कैन आस्क कि सर आप पहले वो एमसीक्यूज के लिए भी रुक सकते हो तुम, ठीक है ना। अगर वो मंथ वाइज है तो थोड़े दिन के लिए भी रुक सकते हो। ये 2 थीम हो जाए, नेशनल हो जाए और इको हो जाए, तो 40% तुम्हारा ये मानो कि सारा करंट अफेयर्स हो गया। तो ये 40% हो गया, 50% हो गया। देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट क्वेश्चनिंग आंसरिंग दोज एमसीक्यूज, तो उतना भी काफी हो जाएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स भी करना है क्या? मैम सारा होगा, इंटरनेशनल अफेयर्स होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, एंड आपका ऑलमोस्ट जो भी होगा सारा हम कराएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है लाइक कि इंटरनेशनल होगा, स्पोर्ट्स होगा, हर एक चीज का कराएंगे। अभी तुम इसी में देख लो, तुमने आज 25 पॉइंट कवर किए हैं, एंड आई गेस अगर तुम फैक्चुअली पॉइंट्स लिखो तो वो आपके कितने होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे, 100-150 पॉइंट्स तो हो गए होंगे ना। तो है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि ये कम पड़ेगा, और 10 जगह से सोर्स बिल्कुल कलेक्ट नहीं करने हैं। कुछ बच्चों से बात हुई है, वो अलग लेवल की क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं कि सर मेरे दोस्त ने ये बोला है, ये कर लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, वहां से उठाते हैं। आई गारंटी कि तुम इतना भी कर लो ना, तो फिर तुम अपने कंपटीशन के लेवल पे ही अच्छा लेवल पे तैयार हो, इतना भी अगर कर पा रहे हो तो। हाँ, जिन बच्चों का ये हो गया कि सर हमारा तो इतना हो गया, इट्स अ केक वॉक फॉर मी, तो वो मेरे से पूछे, उनको फिर मैं और एडिशनल कुछ बता दूंगा। खाली थोड़ी ना बैठना है, और अपने लेवल को तैयारी को चलो, और एडिशनल टाइम है तो करो, बट इतना मोर देन इनफ है। इनिशियली ऐसा होता है, हम बहुत एम्बिशियस होते हैं कि बहुत अच्छे से करेंगे, एंड इन लास्ट में बहुत अच्छे करने के चक्कर में हम बेसिक भी नहीं कर पाते हैं। तो पहले जितना आपको दिया गया है, लाइक आपको जीके की एक फैक्ट बुक दी गई है 250 पेजेस की, उसे कर लो पहले, वो अच्छे से हो जाए तो जितने करंट अफेयर्स मिल रहे हैं वो करो, उसके बाद में फिर एमसीक्यूज करो, इतना कर लो। और इतना करने का मतलब ये नहीं है कि इनको 5-5 बार पढ़ो, कुछ एडिशनल समझ में आए वो लिखो, तो ऐसे करना है। इसमें क्या करना है? प्लीज बताइए, सॉरी कौन था? मिसलेनियस में क्या करना है? किसमें सर? मिसलेनियस कहाँ पे मिल रहा है ये मिसलेनियस? सर मतलब जो दूसरे फैक्ट्स होते हैं कि किसकी कैपिटल क्या है, ऐसे सर बहुत सारे होते हैं ना। अरे करेंगे यार उनको भी, वो तो थोड़ा बहुत मतलब ठीक है, पढ़ लेना, वो आ जाएगा। इस तरीके के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, वो फैक्ट्स बुक हम आपको दे देंगे। या पूछिए, कौन पूछ रहा है? सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। एक्चुअली मैंने ना मतलब कहीं पढ़ा था कि मोरारजी देसाई के बाद हु वाज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब 2 ऑप्शंस थे, एक तो मतलब ऑप्शंस तो 4 ही थे, बट 2 ऐसे सिमिलर थे। एक तो फर्स्ट था इंदिरा गांधी, एंड जो सेकंड ऑप्शन था वो था सर चरण सिंह। बट सर ये था कि मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनका टेन्योर आई थिंक उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था या कुछ हुआ था। तो सर हम किसको चौधरी चरण सिंह ही थे, उनको कांग्रेस ने बोला कि हम आपको बना रहे हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। तो सर हम उन्हीं को तो कंसिडर करेंगे, ये तो नहीं कि उनका टेन्योर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था तो इंदिरा गांधी बेस्ट ऑप्शन मतलब। नो, अगर एक पीएम है ना, एक दिन के लिए भी बनाए, 5 ओथ ले ली ना उसने, 2 मिनट के बाद चाहे आप उन्हें हटा दो, that person will be considered as the next PM, तो वो तो कहीं है ही नहीं। ठीक है ना, चरण सिंह ही। ओके सर। ओके सर या दिशा बताइए। सर मुझे थोड़ा सा नेशनल इनकम एंड जीडीपी में थोड़ा डाउट आ रहा था सर। उनका फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही लग रहा है इंस्टेड की, बस उसमें टोटल है और इसमें सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है। मेरे को अच्छा थोड़ा सुनिए, समझ नहीं आ इसमें है ना, हाँ मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इको इसके बाद है ना, मेरा नेशनल के बाद मेन इको ही होगा। इस वीक में मैं नेशनल को खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं इको का बेस्ड करूंगा। तो इको की जब हम शीट करेंगे ना, उसमें मैं एक बार अच्छे से डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, अब इसमें से कोई डाउट है या पॉलिटी हिस्ट्री उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो यू मे आस्क। किसी पॉइंट पे अगर आपको जानना चाह रहे, वो थोड़ा टेक्निकल है, मैं इसलिए बच रहा हूँ। थोड़ा सिंपल सा होता जिसको मैं 2 मिनट में करा पाता,
तो मैं बता देता हूँ, उसमें कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे। सर मैंने पढ़ा हुआ है पर इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, मे बी ये लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है इसलिए। कुछ नहीं है, देखो अपना फालतू की चीजों को समझने में बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी मत लगाओ, टाइम को समझो। प्रैक्टिकली मैं ये बात फिर बताता हूँ, बी साइंटिफिक, बी रैशनल, डोंट बी ओवर एम्बिशियस। तुम्हारे पास 45 दिन बचे हुए हैं, कितने दिन बचे हुए हैं? 25 दिन वहां पे फेब, और फेब के कितने, जनवरी के कितने दिन है? 12 हो गए, 18 दिन, 40 दिन बचे हुए इफेक्टिव तुम्हारे पास। 40 दिन मल्टीप्लाई बाय 10, 400 आवर बचे हुए हैं बस। 400 बार डिवाइडेड बाय 3 कर लो, चलो कितने, 130, 40 घंटे बचे हुए हैं बस तुम्हारे पास, 130 घंटे ओनली। जीएस के लिए इतने ही दे पाओगे, 130 घंटे। बी साइंटिफिक, 130 घंटे इतने होते हैं कि 10 घंटे डेली पढ़ो, 13 दिन बस। तो इतना ही टाइम है, बहुत कुछ ज्यादा करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अगर तुम बहुत ज्यादा करने के चक्कर में लगोगे, कुछ और चीजों को भूल जाओगे। और इसमें से तुम्हारे कॉलेज भी चल रहे हैं, मुझे लग रहा है 10 आवर भी मैंने ज्यादा बोल लिया, कॉलेज चल रहे हैं वो भी नहीं दे पाओगे। तो बी प्रैक्टिकल, जितना आपको कराया है पहले उसको करो, वो 100% हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट चीजों पे जाना है। ओके, या बाकी और बताइए क्या था सर? क्या? सर आप जो ये हमें नोट्स आज आपने प्रिपेयर कराई, ये हम अपने कॉपी में नोट्स लिखते जाएं, क्योंकि ये पीडीएफ आप शेयर करेंगे तो मतलब उसमें आप ये पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा ना? सुनिए, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ अगर आप लिखना चाहते हैं, आपकी स्पीड ठीक है, जितनी देर मैंने क्लास में बताया उतनी स्पीड में अगर आप लिख पा रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज योर अंडरस्टैंडिंग, इट्स गुड, कोई इशू ही नहीं है उसमें। ओके सर। बाकी गाइस आई होप कि इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा, अच्छा आप में से ऐसे लोग हैं कि जो डिजिटली पढ़ते हैं, वो बोले कि सर नहीं हमें तो आप ही लिख दो, तो उसी में से काम चला लेंगे। ऐसे कुछ बच्चे हो तो मुझे बता देना, मैं फिर सोचूंगा। अदरवाइज ऐसे अगर आप खुद ही लिख रहे हैं तो अगेन वो भी सही है। Sir, can you please share this document on the group? मैम जस्ट मैं भी आपको शेयर ही कर रहा हूँ क्लास के जस्ट बाद में। बट इस डॉक्यूमेंट में ना बड़ा बेसिक सा है, ये क्लास से पहले, अब से क्लास के पहले ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई जस्ट एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कि मैं सारी चीजें उसके गैप में लिखूंगा अपने लैपटॉप से, और वो अपडेट करके मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद फिर देखना कि क्या कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं। ठीक है, आपकी इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है नहीं। अल्टीमेटली मेन टास्क इज टू इंक्रीज योर इफिशिएंसी। देखो टाइम सारे बच्चों के पास इतना ही है, सारे बच्चों के पास टाइम इतना ही है, और मोर और लेस आप सभी लोगों का आईक्यू लेवल भी सेम ही है जो कंपटीशन में है। और जो बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल के टॉपर्स है, तो उनका तो वैसे भी तुम कंपटीशन कर ही नहीं पाओगे। हमारी क्लास में भी मान लो कि एक बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट है, तो एवरेज बच्चा तो वैसे भी उसका कंपटीशन नहीं कर पाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि टाइम तुम्हारे पास सेम है ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास। दूसरे बात, आप सभी की इफिशिएंसी सेम है, आप सभी का आईक्यू लेवल सेम है। तो फिर क्या आपको आगे लेके जाएगा, क्या आपको वैल्यू एडिशन देगा, क्या आपको एज देगा? इफिशिएंसी। तो ये डिजिटल नोट्स मेकिंग इज वन ऑफ द वे कि इफिशिएंट है ये थोड़ा। दिस इज माय बिलीव। आप में से अगर कुछ लोग इसको बिलीव ना कर पाते हो, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। एंड मैं ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जल्दी रखूं, मतलब इस वीक में पक्का आपकी सैटरडे और संडे को दोनों दिन क्लास होगी। एंड अभी क्या है, आज ट्यूसडे है, और इस बीच में भी एक क्लास होगी, तो 3 क्लासेस और होंगी। एक हिस्ट्री की मैं रख लूंगा, 2 क्लासेस में मैं इसको खत्म कर दूंगा, तो ये और हिस्ट्री आपका तीनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस गुड नाइट, टेक केयर, एंड प्लीज कोविड से बच के रहें। 2-3-4 दिन ऐसे ही खराब हो जाएंगे आपके। एंड जस्ट स्टे हार्ड। या कोई है तो हाँ, मेरा एक डाउट है सर। जी बताइए। मेरे को एक्चुअली आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछने थे करंट अफेयर्स के ही। मेरे को एप्लीकेशन में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, तो जी आप क्लास के बाद मेरे डाउट्स 10-15 मिनट क्लियर कर देंगे क्या सर?
बताइए ना सर, क्लास में बताइए, अभी चल रहा है, कितने भी सिली डाउट है, डजंट मैटर, बताओ अपना। हाँ वो उसका बात नहीं है सर, मेरा जो हाँ तो बताइए बताइए, ये क्वेश्चन लास्ट है। का टाइम इसीलिए है जी, ओके, बताइए जी। तो मेरा जो क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं मेरे से, एक सेकंड। बाकी बच्चे भी सुनते रहना, अच्छे क्वेश्चन हो क्या पता। हाँ, तो इसमें इकोनॉमिक्स आपने बोला था कि आप कवर करेंगे, तो मेरे को उसमें एक बेसिक सा डाउट था। तो मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया था, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट? ठीक है, तो इसमें आप मेरे को थोड़े एग्जांपल्स प्रोवाइड कर सकते हैं क्या कि सुनो, व्हाई इज ये डेवलपमेंट नहीं, बेटर? सुनिए मैं बता रहा हूँ, जस्ट इमेजिन, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बड़ी पुरानी डिबेट चल रही है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव। इसको सुन लेना बच्चे, जितने भी बच्चे हुए हैं। लाइक कि तुम्हारी सैलरी पहले 40,000 थी, अब तुम्हारी सैलरी 1 लाख हो गई है, इट्स ग्रोथ। बट पहले जब तुम्हारी सैलरी 40,000 थी तब तुम खुश रहते थे, अब तुम आधे डिप्रेस्ड हो गए हो, डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, आधे तुम्हारे बाल गायब हो गए हैं, बीपी तुम्हारा हाई हो गया है। तो इट्स ग्रोथ, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम्हारी इंप्रूव नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं है। समझ में हाँ आ रहा सर, है? एक तो जब हम सिर्फ, हाँ, एक तो सेकंड ग्रोथ सर। बहुत नैरो है, डेवलपमेंट बहुत ब्रॉड है। सी अल्टीमेटली पैसे कमाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों तुम पैसे कमा रहे हो? 5 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 15 लाख कमाओ, अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग मनी? बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों चाहिए? तुम तो 5 मोर, स्टार घर बना के सारी चीजें, और उसके बाद भी तुम डिप्रेशन में चल रहे हो, तो अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग मनी? कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ प्लस पीस, हैप्पीनेस, तुम खुश रहो, राइट। ठीक है ना? तो उस डायरेक्शन में ही हमें जाना है। तो डेवलपमेंट उसी की बात करता है। ग्रोथ जस्ट क्वांटिटेटिव है, नंबर वैल्यू है, और बहुत माइक्रो नैरो लेवल पे चीजों को देखता है। डेवलपमेंट इज बहुत ब्रॉड है, लाइक कि सी, तभी देखो हम बात करते हैं ना, तुम पॉल्यूशन करके भी ग्रोथ जनरेट कर रहे हो, बट दैट्स नॉट डेवलपमेंट। राइट। तुमने पैसे कमा लिया, सारी रिवर को पॉल्यूट कर दिया, तुमने सारी एयर को पॉल्यूट कर दिया, और तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट्स अ ग्रोथ, दैट्स नॉट डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट में भी नया टर्म आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना? तो समझ में आया थोड़ा? वो क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। हाँ सर, मेरे को एक और इसका एक सेकंड पार्ट था कि बताइए। यही क्वेश्चन को सोसाइटी के उसमें कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे कंट्री वाइड अगर कुछ है, तो व्हाट वुड बी बेटर फॉर अ कंट्री? डेफिनेटली यार, टू ऑलवेज टारगेट तो होता ही है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट चाहिए। तुम कहीं भी देखो, जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, तुमने ग्रोथ सुना है कभी? ग्रोथ ऑफ वीकर सेक्शन? नहीं सर, नहीं सुना। ठीक है ना? डेवलपमेंट हमेशा, जब भी हम इन सोसाइटी के एस्पेक्ट में बोलते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट डेवलपमेंट। तो ग्रोथ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ग्रोथ इज रिलेटेड की नहीं, समटाइम डेवलपमेंट ऐसा है कि उसको क्वांटिफाई करना भी डिफिकल्ट है। लाइक कि हाउ विल यू इवैल्यूएट एक बंदा 60,000 रुपए कमा रहा है मान लो, लेकिन वो खुश है, और दूसरा बंदा 60 से 2 लाख पे पहुंच गया लेकिन इतना खुश नहीं है। तो ये बहुत, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, नेशनल इनकम में डिबेट ही थी कि पहले वी स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग जीडीपी, उसके बाद भाई इवॉल्व हुआ कि ओके, जीडीपी डजंट मैटर। आप जीडीपी में इफ यू आर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग आर्म्स, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग क्या कहते हैं, बहुत सारे irrelevant item, still GDP will show you higher number of growth. So that doesn't reflect the real situation of the society. So you have to evaluate what is the human resource development of that country, what kind of education you guys have, what kind of health you have. तो फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव देशों ने कहा कि जीडीपी तो नाप रहे हैं, बट असली लोगों की जो वेलबींग है वो रिफ्लेक्ट करेगा एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने बोला ओके, एचआरडी तो ठीक है, तुम्हारे लोग एजुकेटेड भी हैं, हेल्थ सिस्टम भी अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग दुखी है, तो फिर ये हैप्पीनेस वाला कॉन्सेप्ट आया है। अब बहुत सारे लोग जीडीपी नापते ही नहीं है, दे वांट हैप्पीनेस। ठीक है, ये कभी बताऊंगा मैं और अच्छे से। आई गेस ये मोर देन इनफ तुम्हारा हो गया होगा, बट इस नेट में एमसीक्यू नहीं बनेगा इस बात पे।
नहीं सर, मैं एक्चुअली दूसरे यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर रहा हूँ टिस के साथ, तो उसके लिए चाहिए। ओके, ठीक है। फिर जब हम बात करेंगे ना अभी टिस नेट के बाद, जब हम डिस्कस करेंगे, तो देन यू विल सी कि हम हेल्थ और एजुकेशन इनको बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, और कोई दूसरा किसी और बच्चे का और क्वेश्चन, कोई किसी और बच्चे का और क्वेश्चन कोई? आई होप क्वेश्चन नहीं है। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन रिवाइज कीजिए जो भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, और जो भी डाउट आए ग्रुप पे डाल दो, सीधा कुछ करना ही नहीं है। और मैं अभी चलो आज या कल में मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप ही बना देता हूँ एमसीक्यूज के लिए और डाउट्स के लिए, तो सीधा उसमें ही क्वेश्चन डाल दो। कोई अच्छा क्वेश्चन आ रहा है वहां पे डाल दो, किसी पॉइंट पे लग रहा है डाउट है तुम डाल दो, एंड आई विल ट्राई कि तुम पीयर में ही अपने आप ही आंसर करो, अपने आप ही कुछ करो, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, ओके बाय गाइस, बाय। मैं अब मीटिंग एंड करने जा रहा हूँ।